नमस्कार, स्वदेश एजेंडा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राखी। एजेंडा में आज बात बांग्लादेश चीन की बढ़ती नजदीकी की, भारत के लिए बढ़ रहे रणनीतिक खतरे की, बात चीन बांग्लादेश के बीच मोंगला पोर्ट पर डील की और तीस्ता नदी परियोजना पर सहयोग की, बात चीन बांग्लादेश की साझेदारी की और उससे भारत पर असर और सीधी चुनौती की। सवाल यही है कि क्या जिस बांग्लादेश की आजादी में भारत का अहम योगदान रहा वो अब धोखा दे रहा है। दरअसल बांग्लादेश और चीन के बीच जिस मोंगला पोर्ट के पास चीनी आर्थिक क्षेत्र विकसित करने का समझौता हुआ है वो भारत के लिए सिर्फ एक आर्थिक परियोजना नहीं बल्कि रणनीतिक, कूटनीतिक और भू राजनीतिक चुनौती के रूप में देखा जा रहा है। खास बात यह है कि जिस जमीन पर यह परियोजना बनेगी वो पहले भारत समर्थित परियोजना के लिए प्रस्तावित थी, जिस पर अब चीन के साथ बांग्लादेश ने नई साझेदारी की है। चीन पहले ही श्रीलंका, पाकिस्तान और म्यांमार के बंदरगाहों में निवेश कर चुका है। ऐसे में मोंगला परियोजना से हिंद महासागर में उसकी समुद्री मौजूदगी और मजबूती भारत के लिए बड़ी चुनौती होगी। भले ही ये परियोजना आर्थिक क्षेत्र के रूप में पेश की गई हो, लेकिन भारत को आशंका है कि भविष्य में इससे चीन की रणनीतिक पहुंच बढ़ सकती है। यह समझौता ऐसे समय हुआ है जब भारत और चीन दोनों बांग्लादेश में अपना प्रभाव बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। मोंगला पोर्ट समझौता भारत के लिए इसलिए झटका है क्योंकि ये केवल एक निवेश परियोजना नहीं बल्कि बंगाल की खाड़ी में बदलते शक्ति संतुलन, चीन के बढ़ते प्रभाव और भारत बांग्लादेश संबंधों की नई दिशा का संकेत माना जा रहा है। भारत के सामने अब चुनौती ये होगी कि वो अपने पड़ोसी देशों के साथ आर्थिक और रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत बनाए। अब सवाल यही है कि क्या ये समझौता हिंद महासागर क्षेत्र में शक्ति संतुलन बदल देगा। बांग्लादेश चीन डील से भारत की सुरक्षा पर क्या असर पड़ेगा और हिंद महासागर में चीन की बढ़ती मौजूदगी, क्या भारत को सतर्क होने की जरूरत है। विस्तार से करेंगे चर्चा, उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। बांग्लादेश का मोंगला पोर्ट अब भारत चीन रणनीतिक प्रतिस्पर्धा का नया केंद्र बनता दिख रहा है। जिस परियोजना पर कभी भारत की नजर थी वहां अब चीन की एंट्री हो गई है। दरअसल बांग्लादेश की तारिक रहमान सरकार ने रणनीतिक रूप से अहम मोंगला पोर्ट के पास इकोनॉमिक जोन बनाने के लिए चीन के साथ समझौता किया है। पहले ये जगह भारत के लिए तय की गई थी, लेकिन मोहम्मद यूनुस के शासनकाल में इसे वापस ले लिया गया था। बांग्लादेश और चीन के बीच इस समझौते के बाद अब बांग्लादेश का दूसरे सबसे बड़ा बंदरगाह मोंगला भारत के हाथ से निकल गया है, जो भारत के लिए बेहद अहम बंदरगाह था और अब यहाँ चीन की सरकारी कंपनी को काम सौंप दिया गया है। माना जा रहा है कि बांग्लादेश ज्यादा चीनी निवेश को आकर्षित करने की कोशिश कर रहा है। इसी निवेश में मोंगला समझौता भी शामिल है, जिस पर तारिक रहमान की चीन यात्रा पर आर्थिक सहयोग को मजबूत करने के लिए साइन किए गए। लेकिन तीस्ता नदी प्रोजेक्ट के बाद बांग्लादेशी प्रधानमंत्री तारिक रहमान ने चीन के साथ ये डील भारत के लिए बड़ा झटका मानी जा रही है, क्योंकि इससे चीन की समुद्री और आर्थिक मौजूदगी बंगाल की खाड़ी में और मजबूत हो सकती है, जबकि भारत बांग्लादेश रणनीतिक संतुलन पर इसका असर पड़ सकता है। बंगाल की खाड़ी में स्थित मोंगला पोर्ट सिर्फ एक व्यापारिक बंदरगाह नहीं बल्कि भारत, बांग्लादेश और चीन के बीच रणनीतिक प्रतिस्पर्धा का अहम केंद्र रहा है। पूर्वोत्तर भारत की कनेक्टिविटी से लेकर हिंद महासागर में शक्ति संतुलन तक मोंगला पोर्ट का महत्व लगातार बढ़ा है। क्यों भारत के लिए महत्वपूर्ण है मोंगला पोर्ट, डालते हैं एक नजर। मोंगला पोर्ट बंगाल की खाड़ी के रणनीतिक क्षेत्र में स्थित, जो भारत के पूर्वी तट और उत्तर पूर्वी राज्यों के करीब। मोंगला पोर्ट भारत की व्यापारिक, सामरिक और कनेक्टिविटी रणनीति का अहम हिस्सा। बंगाल की खाड़ी में बांग्लादेश का दूसरा सबसे बड़ा पोर्ट, जो कोलकाता के काफी निकट। मोंगला पोर्ट के जरिए त्रिपुरा, असम, मेघालय, मिजोरम जैसे पूर्वोत्तर राज्यों तक सामान तेजी से पहुंच। इससे लंबी दूरी वाले सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर निर्भरता कम होती है। सीमा पर पेट्रापोल, बेनापोल जैसी भीड़भाड़ से बचते हुए समुद्री मार्ग से व्यापार तेज और सस्ता। मोंगला और चट्टोग्राम बंदरगाहों के उपयोग की सुरक्षा से द्विपक्षीय व्यापार और लॉजिस्टिक मजबूती। नेपाल और भूटान के साथ क्षेत्रीय व्यापार में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है ये बंदरगाह। मोंगला पोर्ट बंगाल की खाड़ी के करीब स्थित, इसका सामरिक महत्व भी काफी ज्यादा। चीन का प्रभाव बढ़ा तो भारत की समुद्री सुरक्षा क्षेत्रीय रणनीति के नजरिए से महत्वपूर्ण। भारत बांग्लादेश के बीच पहले से मोंगला, चट्टोग्राम बंदरगाहों के उपयोग का समझौता लागू है, जिससे भारत के पूर्वोत्तर राज्यों तक माल ढुलाई में सुविधा मिलती है। बांग्लादेश ने तीस्ता नदी प्रबंधन और जीर्णोद्धार परियोजना में चीन को शामिल किया। ये नदी भारत के रणनीतिक रूप से संवेदनशील चिकन नेक के बहुत करीब बहती है। इस क्षेत्र में चीन की भारी मौजूदगी और दखल से भारत के पूर्वोत्तर राज्यों को जोड़ने वाले इस संकरे गलियारे पर चीनी निगरानी या हस्तक्षेप का खतरा।
बांग्लादेश चीन के बीच मोंगला बंदरगाह के विकास और उसके पास 110 एकड़ में स्पेशल इकोनॉमिक जोन विकसित होने से न केवल इस क्षेत्र में चीन की बढ़ती आर्थिक मौजूदगी भारत के लिए सुरक्षा और सामरिक दृष्टि से अहम होगी, बल्कि बंगाल की खाड़ी में चीन की सीधी पहुंच से चीनी सेना की लॉजिस्टिक्स और मजबूत होगी। अब नई बांग्लादेश सरकार द्वारा पारंपरिक रूप से भारत के साथ संतुलन बनाने की नीति को छोड़कर चीन की ओर झुकाव भारत के नेबरहुड फर्स्ट दृष्टिकोण के लिए बड़ा कूटनीतिक झटका है। तो वहीं चटगांव पोर्ट के बाद मोंगला पोर्ट पर चीन का प्रभाव भारत को स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स रणनीति के तहत घेरने के चीनी मंसूबों को मजबूत करता है। ऐसे में बांग्लादेश के जिस मोंगला पोर्ट को भारत कभी अपने पूर्वोत्तर राज्यों के साथ संपर्क स्थापित करने, चिकन नेक को चीन की कुदृष्टि से बचाने के विकल्प के तौर पर देख रहा था, रणनीतिक झटके के रूप में देखा जा रहा है। बांग्लादेश चीन के बीच हालिया समझौते भारत के लिए एक गंभीर रणनीतिक चुनौती और सुरक्षा खतरा है। ये समझौता भारत की क्षेत्रीय सुरक्षा, विशेषकर पूर्वोत्तर राज्यों की स्थिरता के लिए कई स्तरों पर जोखिम पैदा करता है। इन घटनाक्रमों के जवाब में भारत ने अपनी रक्षा तैयारियों को पहले ही काफी बढ़ा दिया है, ताकि सीमावर्ती क्षेत्रों और बंगाल की खाड़ी में किसी भी भू रणनीतिक चुनौती से निपटा जा सके। बांग्लादेश और चीन के बीच बढ़ते आर्थिक, रक्षा और बुनियादी ढांचा सहयोग ने दक्षिण एशिया की रणनीतिक राजनीति को एक बार फिर चर्चा के केंद्र में ला दिया है। सवाल यह है कि क्या ढाका और बीजिंग के बीच बढ़ती साझेदारी भारत के लिए सुरक्षा और कूटनीतिक चुनौती बन सकती है, या फिर ये केवल बांग्लादेश की संतुलित विदेश नीति का हिस्सा है। हालांकि ये सहयोग रक्षा, बंदरगाहों या संवेदनशील रणनीतिक ढांचे तक व्यापक रूप से फैलता है तो भारत निश्चित रूप से उस पर करीबी नजर रखेगा। चैनल हेड आरपी श्रीवास्तव के साथ प्रमोद श्रीवास्तव की रिपोर्ट। चलिए, तो जिस तरीके से ये एक पूरी रिपोर्ट है, उस माध्यम से हमें समझना पड़ेगा कि बांग्लादेश और चीन की जो नज़दीकियां हैं और इनके बीच में जो समझौता हुआ है मोंगला पोर्ट को लेकर, ये भारत के लिए कितना बड़ा खतरा है। देखिए, चाइना का जब जब नाम आ जाए और हमारे किसी पड़ोसी मुल्क के साथ उसकी नज़दीकियां बढ़ेंगी और ऐसी जगह आकर रुकती हैं और ऐसी परियोजनाओं से जुड़ती हुई ऐसे मुद्दे पर आगे बढ़ती हैं जहाँ से आपकी एंट्री भारत में या भारत की सुरक्षा के नजरिए से देखें तो बहुत नजदीक होंगी और मजबूत होंगी, तो ये वाकई में एक खतरा पैदा करता है। सवाल इस बात का है कि हमारे पड़ोसी मुल्कों को क्या हो गया है। आर्थिक रूप से या आर्थिक साझेदारी के रूप से आप कोई डील कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन हमें ये थोड़ा सा गंभीरता से सोचना पड़ेगा कि हाल ही में नेपाल का जिक्र आया था, वहां से कुछ चीजें आ गई, बांग्लादेश यहां से चीजों को बढ़ा रहा है। हमें इन चीजों को बहुत गंभीरता से लेना होगा, क्योंकि आने वाले समय में जिस तरीके से चाइना की स्ट्रैटेजी है और वो काम कर रहा है, वो बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। तो हमें अलर्ट भी रहना है और इन सारी घटनाओं को देखते हुए हम क्या स्टैंड ले सकते हैं, इस पे भी काम करने की जरूरत है। चर्चा में हम सीधे चलेंगे, मेहमान जुड़े हुए हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे अनिल गोयल। अनिल जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। कांग्रेस का पक्ष रखेंगे डॉक्टर शिवानंद हुल्लियारकर, अब से कुछ देर में हमारे साथ कनेक्ट होंगे, उनका भी स्वागत है। रक्षा विशेषज्ञ हैं पीसी थपलियाल जी, अब से कुछ देर में कनेक्ट होंगे, उनका भी स्वागत है। विदेश मामलों के जानकार हैं अनुपम तिवारी। अनुपम जी, आपका भी बहुत स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार हैं सुमन भटनागर। सुमन जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत में सबसे पहले अनुपम जी आपसे करूंगी। मुझे सुन पा रहे हैं अनुपम जी? अनम्यूट करिएगा। मैं आपको सुन पा रहा हूँ। हाँ, अनुपम जी, जिस तरीके से बांग्लादेश और चीन का समझौता हुआ, मोंगला पोर्ट गया, और एक हमें चीजों को देखना पड़ेगा कि ये मोंगला पोर्ट क्यों गया, ये समझौता किस वजह से हुआ और हमें कितना बड़ा एक खतरा है। ये तो चलिए ठीक है, हम समझ रहे हैं कि हमारे चाहे पूर्वी तट हो या उत्तर पूर्वी जो राज्यों की सीमाएं हैं, वहां तक यदि प्रचार प्रसार या तमाम चीज़ों के साथ तेजी से चाइना बढ़ता है या उसकी चीज़ें बढ़ती हैं तो ये नुकसानदेह बिल्कुल हो सकता है, हम समझ रहे हैं। लेकिन सवाल इस बात का है कि इससे पहले हम ये देखें कि हमारे पड़ोसी मुल्क ऐसा कर क्यों रहे हैं। क्या महज अपने फायदे के लिए, या भारत के साथ पहले ये समझौता था फिर वो हटा, उसके बाद वो चीज़ें बढ़ गई, लेकिन क्या उस पर दोबारा बातचीत नहीं की जा सकती थी? कम से कम पड़ोसी मुल्क है तो एक बार बातचीत तो हो सकती है। किस तरह की फॉरेन पॉलिसी है, किस तरीके से हम काम कर रहे हैं, और ये जो समझौता हुआ है, कैसे इसका आने वाला सिनेरियो आप भारत के परिप्रेक्ष्य में देख रहे हैं? देखिए राखी जी, 2015 में मोंगला पोर्ट को लेकर के भारत ने बांग्लादेश के साथ एक डील तो नहीं कह सकते, उसके ऊपर एक
आपसी समझौता जैसा जो साइन किया हुआ था 2015, 2019, ये उसके बाद उस चीज को और आगे बढ़ाएगा। 19 में बकायदा समझौता हुआ था और उसके बाद ये कहा गया था कि मोंगला पोर्ट को लेकर के भारत और बांग्लादेश के बीच में सहमति है और दोनों देश मिलकर के इसको एक प्रमुख बंदरगाह बनाएंगे। और चूंकि ये भारत के कलकत्ता से काफी नजदीक है ये मोंगला पोर्ट, इस वजह से हमारी रुचि इसके ऊपर बहुत ज्यादा थी। अब इसमें हमारा एक प्लस पॉइंट ये था कि बांग्लादेश हमारा पड़ोसी है, उसको अगर हम विकसित करेंगे, उसके साथ अगर हम व्यापार को बढ़ाएंगे और उसके साथ पोर्ट को डेवलप करेंगे, तो ये स्ट्रेटेजिकली बे ऑफ बंगाल में हमारी ताकत को और मजबूत करेगा। तो हम उस दिशा में काम कर रहे थे। लेकिन उसके बाद सिचुएशन कुछ ऐसी हुई है कि चाहे बांग्लादेश हो, चाहे नेपाल हो, श्रीलंका हो, पाकिस्तान हो, या फिर कोई भी पड़ोसी मुल्क हो, इवन मालदीव्स हो, सबके साथ एक एक करके हमारे टर्म्स खराब होते गए। हम चाहे इस चीज को जितना भी नकारें, लेकिन हकीकत यही है कि विदेश नीति में खासतौर पर पड़ोसी मुल्कों के साथ हमारे संबंधों में लगातार एक गिरावट देखने को मिली है। और हर एक देश के साथ आप अलग अलग विचार कर सकते हैं किसकी वजह क्या थी। बांग्लादेश के साथ उसकी अलग वजह है, नेपाल के साथ अलग वजह है, लेकिन हमने कहीं ना कहीं अपनी जो प्रोएक्टिव अप्रोच थी, जो पूरे सार्क को साथ में लेकर चलने वाली जो एक हमारी भूमिका थी, उससे हमने अपने कदम पीछे हटाए। और उसी की वजह से आज हम मंगला पोर्ट जैसे एक अति महत्वपूर्ण स्ट्रेटेजिक रूप से जो भारत के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उस पोर्ट को आज हम चाइना के हाथों होते हुए देख रहे हैं। अब देखिए, आपने कहा मंगला पोर्ट क्यों हमारे लिए अहम था। अब अगर चीन का यहाँ पर दावा बढ़ता है, चीन ने जैसा कि इसको औद्योगिक विकास के लिए इसको चुना है इस जगह को, तो ये हमारे कैलकाटा से बहुत नजदीक है। अब कैलकाटा से नजदीक होने की वजह से हमारे उस पोर्ट के ऊपर जो ईस्टर्न कोस्ट है, उसके ऊपर हमारे जो भी भूमिकाएं रहती हैं, हमारी जो भी एक्सरसाइजेस होती हैं, हम जो भी डिप्लॉयमेंट्स करते हैं, नेवल डिप्लॉयमेंट्स, उन सब के ऊपर अब चाइना पहले ही नजर रख रहा था, लेकिन अपने जासूसी विमानों के साथ, जासूसी शिप के साथ नजर रख रहा था। अब मंगला पोर्ट के माध्यम से वो एक स्थायी एक बेस जैसा बना लेगा और हमारे पूरे ईस्टर्न कोस्ट के ऊपर नजर रखेगा। अब हमें यह समझना पड़ेगा कि चाइना की नजर इस पूरे इलाके में बहुत पहले से थी। चाइना ये देख रहा था कि ये वही इलाका है जहां से हम अपनी लंबी दूरी के मिसाइलों को टेस्ट करते हैं। हम यहाँ से अपने कुछ और अत्याधुनिक शिप्स को, एयरक्राफ्ट कैरियर्स को, उनको भी टेस्ट करते हैं। तो इस पूरे इलाके में चाइना की दिलचस्पी थी, वो शायद हमको कंटेन करना चाहता था और शायद वो एक कोशिश कर रहा था कि अगर इस जगह पर पूरे बे ऑफ बंगाल में अगर उसकी एक पकड़ बन गई, तो जो हमारा एक स्ट्रेटेजिक जो एक इलाका है, स्टेट ऑफ मलक्का जिसको बोलते हैं, जिसके बारे में कहा जाता है अगर हमने उसको बंद कर दिया तो चाइना का पूरा व्यापार बंद हो जाएगा। तो चाइना उस चीज को समझते हुए प्रोएक्टिवली पूरी बे ऑफ बंगाल में मंगला पोर्ट के माध्यम से अपनी कवायद बढ़ा रहा है, अपनी मिलिट्री प्रेजेंस बढ़ा रहा है और अपनी इकोनॉमिक प्रेजेंस भी बढ़ा रहा है। तो इन सब को देखते हुए हमको सचेत बहुत पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन शायद हम पता नहीं किस मुगालते में थे और हम सचेत नहीं हुए। और आज देखिए, आज सिचुएशन ये हो गई है कि नेपाल भी हमको आंख दिखा रहा है, बांग्लादेश भी हमको आंख दिखा रहा है। चाइना इन सब के पीछे, इन सब देशों को कठपुतली की तरह हमारे विरुद्ध नचा रहा है। ये सब देखते हुए भी हम अब इस पोजीशन में आ चुके हैं कि हम उसका कोई उसका विरोध भी नहीं कर सकते हैं, उसके खिलाफ नहीं खड़े हो सकते, हम एग्रेसिव अप्रोच नहीं दिखा सकते, क्योंकि बहुत देर कर दी हमने। तो मुझे लगता है कि अब चीजों को एक बार फिर से एनालाइज करने का और उनको रीऑर्गेनाइज करने का वक्त आ गया है। देर भले ही हो गई है, लेकिन हमको कुछ कूटनीतिक चालें बहुत तेजी से चलनी पड़ेंगी, बहुत प्रोएक्टिवली चलनी पड़ेंगी। मैं ये नहीं कहता हूं कि आपको रातों रात बांग्लादेश को अपने पाले में आप ले सकते हैं या आप चाइना को वहां से हटा सकते हैं, ऐसा नहीं हो सकता है। आपको कुछ काउंटर पॉइंट्स ढूंढने पड़ेंगे। अब वो काउंटर पॉइंट्स आपके स्टेट ऑफ मलक्का में भी हो सकते हैं, स्टेट ऑफ ताइवान में भी हो सकते हैं, हिमालयन रेंजेस में भी हो सकते हैं, कहीं भी हो सकते हैं, जिससे कि आप चाइना के ऊपर दबाव डालें। अगर आप सिर्फ अपने आप को एक सीमा में बंद करके बैठे रहेंगे, तो ये आज बांग्लादेश है, कल को इससे बड़ी बड़ी घटनाएं हो जाएंगी। हमारे आसपास जो स्ट्रिंग ऑफ पर्स चाइना बनाना चाह रहा था, उसमें काफी हद तक वो सफल होता हुआ दिख रहा है, हम कहीं नहीं दिख रहे हैं। वो हम्बन टोटा ले गया श्रीलंका से, वो मालदीव के अंदर प्रेजेंस हमें दिखाता रहा, लेकिन वहां पे चलिए हमने कुछ देर से ही सही उसको अपने पाले में घसीटा। वो धीरे धीरे करके पूरे इंडियन ओशियन से हमको एक बड़े प्लेयर की भूमिका से हटाना चाह, और ये हटाने के पीछे उसका मकसद देखिए आप, उसकी पहुंच अमेरिका तक है। अमेरिका ने जब अपना इंडो पैसिफिक कमांड का नाम बदल के सिर्फ पैसिफिक कमांड रखा, उससे इंडो हटाया, तो ये साफ समझ में आता है कि कहीं ना कहीं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक ऐसी योजना बन रही है कि भारत को इस पूरे खेल से, वैश्विक कूटनीति से धीरे धीरे करके अलग किया जाए। और उसमें बहुत सारे प्लेयर्स हैं, चाइना भी उसमें अपना गेम खेल रहा है, अमेरिका भी गेम खेल रहा है, हमारे पड़ोसी मुल्क उन दोनों महाशक्तियों की मोहरे बने हुए हैं।
हम न 3 में न 13 में हम पता नहीं कहाँ पे हैं। तो विदेश नीति की एक अग्नि परीक्षा है, कड़ी परीक्षा है और इसके ऊपर ध्यान देना समय की बेहद सख्त आवश्यकता है, राखी जी। बिल्कुल अनुपम जी। पीसी थपलियाल जी, मुझे सुन पा रहे हैं? जी मैडम। सर, मुझे ऐसा लगता है सुन पा रहे हैं। इस विषय की एक लाइन को, इस समझौते को ही हम यदि स्टडी कर लें और हम ये देख लें कि चाइना कहां तक अपनी पहुंच बना रहा है या बढ़ा सकता है इसके बाद, तो हमें अपनी सुरक्षा समझ में आती है। सवाल इस बात का है कि दुश्मन देशों में यदि हम चाइना को काउंट करें, देखिए मिलना जुलना एक अलग बात है, लेकिन रणनीति क्या है वो हमें समझ में आती है। लेकिन चाइना से ज्यादा खतरनाक तो मुझे हमारे पड़ोसी मुल्क लग रहे हैं जो उनके तरफ चले जा रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा सवाल है। सुरक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कदम भारत सरकार को क्या उठाना चाहिए इस वक्त पे, क्योंकि देखिए मोगला पोर्ट भी गया और जहां तक जितनी हमारी चीजें हो रही थी, ये तो बहुत आसान हो जाएगा। आप सारी चीजों को देखिए, जहां तक चाइना के लिए मुश्किल थी वो हमारे पड़ोसी मुल्क के साथ ही साथ बढ़ाकर या एक सहमति से दिखा ऐसे रहे हैं जैसे विकास की बात हो रही है, विकास पर सहमति हो रही है कि हम मोंगला पोर्ट दे रहे हैं, आप हमें उसके बदले में सारी चीजें काम करने के लिए देंगे। लेकिन सवाल इस बात का है कि उसका नुकसान किसको होगा? है तो हमारा दुश्मन ही। तो ये सुरक्षा की दृष्टि से इसका क्या एक बेहतर सुझाव भारत सरकार के लिए दे सकते हैं? देखो, भारत सरकार का जो रवैया एट द मोमेंट हमें दिख रहा है आज की राजनीति का, उसको अपने दुश्मन देश के अंदर ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। बाहर उनको सब मित्र नजर आ रहे हैं। अब विशेष तौर से 100 देश हो चुका है। तो अगर हमारे एक व्यक्ति को अगर ट्रम्प प्यारा है तो बाकी देश कुछ भी नहीं कर सकता। अब जो सिचुएशन आप कह रहे हैं, सारे जिन लोगों को इस देश की चिंताएं हैं वे भी अब हार चुके हैं, क्योंकि 2015 में शेख हसीना थी वहां। शेख हसीना से हमने इससे एग्रीमेंट करके ले लिया था, लेकिन हमने भारत सरकार के लिए नहीं लिया था, हीरा नंदानी ग्रुप के लिए लिया था। उसको हीरा नंदानी ग्रुप को देखो, 2015 में डील होती है, 2018 में हीरा नंदानी जी को बोल दिया जाता है ग्रुप को कि तुम करो। तो आपने देखा होगा कि अगर हम श्रीलंका में भी हमारा बैर हुआ तो इसलिए हुआ कि हमारा प्रधानमंत्री हर चीज अडानी ग्रुप को श्रीलंका में देना चाह रहा था। बांग्लादेश में भी हमारा इसलिए बैर हुआ कि वहां पे जो पावर प्रोजेक्ट एवरीथिंग अडानी जी को दिया जा रहा था, और ये जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं उनके लिए ज्यादा काम करते हुए आज की राजनीति दिखाई दे रही है। अब समस्या आती है कि हम अपने पड़ोसी देशों को खो चुके हैं, और एक दिन आएगा कि जो नेपाल है, नेपाल हमें इजराइल की तरह डराएगा। बहुत छोटा देश है, लेकिन जब मिसाइल का जखीरा वो इकट्ठा कर देगा तो उसके निशाने में संपूर्ण भारत होगा, और हम लोग कहीं मतलब बहुत ही असहाय स्थिति में होंगे। देश की स्थिति वहां पहुंच गई है, हर आदमी के माथे पे चिंता की लकीरें रह रही हैं कि जिस देश की राजनीति संसद में झूठ बोल सके, संसद में बोल दे कि हमारा एक भी शहीद नहीं हुआ, तो जो आज शहीद निकले हैं वो ऑपरेशन सिंदूर में, वो शहीदों के माँ बाप पे क्या गुजरी होगी कि आज 13 महीने के बाद पता लग रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर में ये लोग शहीद हुए थे। तो इन चीजों को देखते हुए मेरे को बड़ा कोई आशा लगता नहीं है कि जो पोर्ट, क्योंकि 17 पोर्ट बांग्लादेश से लेकर ईस्ट अफ्रीका तक चाइना ने ले लिए हैं। चाइना सदे हुए कदमों से इतना आगे बढ़ रहा है कि दिन प्रतिदिन हम चाइना के आगे चूहा बनते हुए दिख रहे हैं। बड़ी स्थिति भयानक हो चुकी है, क्योंकि आज जिस तरह से इतना महत्वपूर्ण पोर्ट हमने खोया है अपने हाथ से। अब हमने खोया है कि हीरा नंदानी ग्रुप ने खोया है, आई डोंट नो, क्योंकि आज हमारे पोर्ट भी अडानी जी को दिए जा रहे हैं। एक आपने देखा होगा कि मुद्रा पोर्ट, जो बहुत महत्वपूर्ण देश का नंबर 1 पोर्ट जो बंबई से उठाकर हम यहाँ लाए मुद्रा को, वो भी अडानी जी का है। अब तमिलनाडु में जो पोर्ट है उसमें हम अडानी जी को दे दिया, उसके साथ साथ हमने अपने जो डिफेंस के वो थे कॉलेजेस, आर्मी स्कूल्स, वो भी उनको देते जा रहे हैं। तो देश कहाँ जा रहा है हमें नहीं पता। इसलिए डिबेटों में भी हमारा जो रुझान था, जो एक रुचि थी, खत्म हो गई। कौन सुनने जा रहा है हमें? किसको पड़ी है? शेख हसीना जब उसको हम अपने देश में दबा के रखेंगे और दूसरे देश वाले कैसे मित्र बनेंगे हम? हमारे बांग्लादेश आज बोल रहा है कि हमारी
जो पूर्व प्रधानमंत्री है उसको लाओ भाई हमारे देश में छोड़ो, हम अपने देश में पाल रहे हैं उसको। तो ये जो चीजें हैं बहुत ही ऐसी हैं जो हमारी समझ से परे हैं। इसलिए ये कहना कि हम क्या होगा, किस तरह की, आपने देखा होगा कि ईरान ने किस तरह से अमेरिका जैसे शक्तिशाली देश को भी बौना कर दिया है, मिसाइल वार का भी ऑपरेशन चेंज हो गए हैं। लेकिन हमारी राजनीति ब्लैकमेल हो रही है, कभी फ्रांस से, कभी अमेरिका से, कभी इजराइल से। अब हम विवश हो रहे हैं वो हवाई जहाज देने के लिए। हमने अरबों खरबों रुपए का प्लेन फ्रांस से खरीद रहे हैं बिना बात के। किसके लिए? साहब नेवी के लिए इकट्ठा करना है। तो ये जो अंत संत हो रहा है इसका केवल भगवान मालिक है, क्योंकि गुस्सा भी आता ही है। लोग कहेंगे कि क्या कैसी डिबेट, कैसे वर्सन ये रख रहे हैं, लेकिन स्थिति ऐसी हो गई है कि आज ड्रोन और मिसाइल्स का युद्ध हो गया है, सैटेलाइट का युद्ध हो गया है, और इन तीनों चीजों में हम पिछड़े हुए हैं। हम आज की तारीख में जो तेजस प्लेन है उनके इंजन तक लाने हमारे लिए मुश्किल हो गए हैं। हमारी स्थिति बहुत ही कमजोर होती जा रही है दिन प्रतिदिन। अर्थव्यवस्था को सबको मालूम है कि अर्थव्यवस्था का क्या हाल हो चुका है, किस तरह से कितना भारी लोन हमारे ऊपर आ गया है, सोना चांदी का क्या हाल हो गया है, और ऊपर से भ्रष्टाचार का जो रवैया है, वहां पे भगवान राम तक हमारे ग्रेवान, उनके ग्रेवान में तक हाथ चले गए हैं। तो ये स्थिति बहुत भयानक है। आक्रोशित है युवा और आक्रोशित है जनमानस, आक्रोशित है वो हर व्यक्ति जिसको इस देश से लगाव है। ठीक ये है, प्रॉब्लम है। बात जी मैडम। ठीक है, थपलियाल जी वापस आऊंगी। सुमन जी मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ जी, सुन पा रहा हूँ जी। सुमन जी, आपकी क्या प्रतिक्रिया है इस पूरे विषय को देखने के बाद? क्योंकि मुझे लगता है हर एक बात, हर एक चीज़ स्पष्ट रूप से सामने आई है, और हमारी भारत के परिप्रेक्ष्य में हमारा पड़ोसी मुल्क हो, और रही बात चाइना की, जो समझौता हुआ, हमारा एक और पोर्ट गया, उसके पहले की क्या स्थिति थी, तीस्ता नदी परियोजना का जो एक पॉइंट था, कुल मिलाकर चाइना की एंट्री यदि बहुत आसान हो जाएगी भारत के लिए, तो वो हमें कोई गिफ्ट देने नहीं आएगा, वो फ्यूचर में नुकसान ही करेगा। हमें इन सारी चीज़ों को समझना पड़ेगा कि ओवरऑल सिनेरियो आगे का आप कैसे देख पा रहे हैं? देखिए राखी जी, ये वाकई बड़ा चिंताजनक मुद्दा उभर कर आया है। भारत की कोशिश रहनी चाहिए कि जो पड़ोसी मुल्क हैं हमारे, वहाँ उनसे रिलेशन ठीक रहे। अब जिस तरह से इन्होंने भारत से करार किया था मोगला पोर्ट का शुरू में, और 2 साल बाद फिर तोड़ दिया उसको, तो पिछले साल उसको, तो ये भारत की जो विदेश नीति है इस पर भी ये सवाल खड़े करता है। देखो, मोगला पोर्ट कई मामलों में भारत के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है, सामरिक लिहाज से भी और व्यवसाय के लिहाज से भी। पूर्वोत्तर राज्यों के लिए बड़ा छोटा रास्ता है ये, सामान लाने का, ले जाने का, एक्सपोर्ट करने का, इंपोर्ट करने का। और चटगांव के बाद बांग्लादेश में सबसे बड़ा पोर्ट है ये। 1 लाख कंटेनर यहाँ खड़े हो सकते हैं। हर साल यहाँ 18 मिलियन कार्गो संभालने की ताकत इसके अंदर है। और जिस तरह से भारत के लिए ये काफ़ी पे कर रहा था, काफ़ी फायदेमंद साबित हो रहा था, अब जिस तरह चीन को दे दिया इन्होंने, या चीन के हाथों में चला गया है, ये वाकई चिंता का विषय है। इस पर हमें सोच विचार करना चाहिए। देखो, बांग्लादेश दरअसल भारत की उपज है। जब 1971 में हमला किया पाकिस्तान ने वहाँ के आंदोलन दबाने के लिए, तो भारत की सेना वहाँ पहुँची थी। 1 लाख सिपाहियों को सरेंडर करवाया, बांग्लादेश को आज़ाद करवाया। बांग्लादेश का वजूद ना होता अगर भारत उसमें मदद ना करता। उस समय चीन कहाँ था? जरा ये बांग्लादेश वालों से पूछ लो कि उस समय चीन कहाँ बैठा हुआ था जब पाकिस्तान ने हमला किया था। भारत ने अपनी सारी सेनाएं लगा दी वहाँ पर, और लगाकर बांग्लादेश को वहाँ से आज़ाद करवाया। एक नया और सबसे पहले मान्यता बांग्लादेश को देने वाला स्वतंत्र देश के रूप में भारत ही था। अब बांग्लादेश ये एहसान क्यों भूल गया? देखो, ये चिंता का विषय है। क्या हमारी कोई विदेश नीति में कोई खामियां है? क्या कोई गड़बड़ है हमारी विदेश नीति में? क्या इतना सब कुछ करने के बाद भी अगर बांग्लादेश आज इस तरह से हमारे से मुंह मोड़ता है और चीन की तरफ मुड़ता है। देखो, चीन के बारे में एक बात तो कही जा सकती है
चीन कभी भी हमारा दोस्त साबित नहीं हो सकता। उसने जितनी जमीन दबाई हुई है, जो उसकी सोच है, दृष्टिकोण है, और ठीक है वैश्विक जो माहौल है, उस माहौल में कभी कभार ठीक है भारत के आसपास खड़ा नजर आ जाता है वो, लेकिन ये तय है कि चीन कभी भारत का दुश्मन नहीं हो सकता। और उसका सबसे बड़ा यही है कि भारत को कमजोर किया जाए। और ये जो मोंगला पोर्ट जो उसने लिया है, देखो जब भारत को दिया गया था 2015 में, भारत ने वहाँ पैसे लगाए थे, निवेश किया था। अब चीन वहाँ ज़्यादा पैसा लगाएगा, अगर पैसे उसे रिश्ते बनाने बांग्लादेश ने लोगों से, तो उसकी मर्जी है। तो एक ये कुल मिलाकर ये एक बहुत चिंता का विषय है और भारत की विदेश नीति पर एक बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है, जिस पर भारत सरकार को गंभीरता से सोचना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, चलिए जल्दी से वापस आऊंगी। अनिल जी, मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ राखी जी। एक ही महत्वपूर्ण सवाल है मेरे पास सर, सभी लोगों के, तीनों एक्सपर्ट हैं हमारे, और तीनों एक्सपर्ट ने इस चिंता को जाहिर किया है कि भारत के लिए ये बहुत ज़्यादा एक खतरे जैसा है, और फॉरेन पॉलिसी को यदि देखें तो बहुत ज़्यादा समझदारी के साथ आने वाली चीज़ों को ठीक करना होगा। सर मुझे तो ये भी लगता है कि क्या इस बात की खबर नहीं थी कि इस तरह का कोई मोंगला पोर्ट पर कोई डील चाइना के साथ हो रही है? चलिए नहीं भी थी, पहली चीज़ नहीं भी थी तो हमारा पड़ोसी मुल्क है, शुरू से बांग्लादेश के साथ संबंध कैसे रहे हैं और हमने क्या किया है, कितना किया है, उसके बाद बांग्लादेश की तो ईमानदारी होनी चाहिए ना। कम से कम पहला करार टूट गया था, भले हो सकता है दूसरी बार चीजें होती, कम से कम बात तो की जाए। जो भारत के हिस्से की चीज है या भारत के पास है, वहां पर बात पहले ना करने के बजाय आप चाइना के साथ जा रहे हैं, तो ये तो सर मुझे लगता है बड़ा मुश्किल है हमारे लिए। निश्चित तौर पर चिंता का विषय है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। और भारत सरकार भी गंभीर है इस विषय पर, और सही मायनों में बांग्लादेश के साथ जो भी कुछ हमारी सेनाओं ने करा, भारत ने करा, इसके बाद क्या मिला हम सबको पता है, इसके अंदर दो राय नहीं है। और हम निश्चित तौर पर भारत की सुरक्षा के प्रति सरकार पूरी तरीके से गंभीर है कि हम अपनी सुरक्षा के साथ कोई समझौता नहीं होने देंगे। और ये चिंता का विषय है, सरकार इस बात पर पूरी तरीके से चिंतित भी है और वो अपने हिसाब से फैसले करेगी भी। ऐसा कोई बात नहीं है कि अपने हिसाब से फैसले नहीं करेगी, लेकिन एक बात हमें माननी पड़ेगी कि बांग्लादेश अपना स्वतंत्र देश है, वो अपने फैसले करने में स्वतंत्र है। और बांग्लादेश के भारत के आज की परिस्थिति में भी बहुत अच्छे संबंध हैं, इन सब परिस्थितियों को देखते हुए भी। तो निश्चित तौर पर हम एक बात को लेकर के संबंध खराब नहीं कर सकते। हाँ, वो बात ठीक है कि हमें इसमें सुधार करने की जरूरत है, और क्या क्या ठीक कर सकते हैं, कैसे ठीक कर सकते हैं, सरकार अपने लेवल पर फैसला लेगी। और निश्चित तौर पर जो भी होगा वो भारत हित के हित में करने की कोशिश होगी। लेकिन ये बात ठीक है कि चीन की एक विस्तारवादी नीति है। चीन निश्चित तौर पर बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। जिस तरीके से भारत आगे बढ़ रहा है, उस भारत के आगे बढ़ने से भी कहीं ना कहीं, जो अभी मेरे पूर्व वक्ता ने कहा था ना जी, कि जो महाशक्तियां हैं, महाशक्तियों के नजदीक जो पड़ोसी हैं, वो जो महाशक्तियां भी हैं नहीं चाहती, महाशक्ति भी नहीं चाहती कि भारत इस तेजी से आगे क्यों बढ़े। वो भी भारत को रोकना चाहती हैं, वो भी कहीं ना कहीं भारत को घेरना चाहती हैं। और आप इन सब परिस्थितियों में जिस तरीके से भारत आगे बढ़ रहा है, लगातार आगे बढ़ रहा है, मजबूती से आगे बढ़ रहा है, तो कहीं ना कहीं जो महाशक्तियां हैं वो भी उसमें अपना हित नफा नुकसान देख करके काम कर रही हैं। भारत भी हर काम अपना नफा नुकसान देख करके कर रहा है। तो निश्चित तौर पर चिंता का तो विषय है, लेकिन पैनिक का विषय नहीं है कि बहुत अधिक पैनिक होने की जरूरत है। अब वो स्वतंत्र देश है, स्वतंत्र देश अपने आप में अपने फैसले ले सकता है। अब उसके फैसलों को हम ये तो दादागिरी नहीं कर सकते, तूने फैसला क्यों किया, हंटर तो नहीं मार सकते। और चीन की जो पॉलिसी है, वो पॉलिसी तो छोटे देशों को निगलने की है। अब अगर भारत की पॉलिसी है सब देश स्वतंत्र हैं, अपने अपने विकास कर रहे हैं, हम किसी के देश में इंटरफेयर की बात नहीं करते। चीन निश्चित तौर पर इंटरफेयर कर उसको खाना चाहता है, उसको कर्ज में दबाना चाहता है। तो चीन की अपनी पॉलिसी है, उस पॉलिसी के अगर कोई शिकार हो रहा है तो भारत तो सावधान रहने की जरूरत है। भारत सावधान रह रहा है। भारत जहां पर आवश्यकता है, जिनको सावधान करना उनको सावधान कर रहा है। अगर कोई जबरदस्ती गड्ढे में गिरना चाहता है तो क्योंकि उसमें भी हमारी कुछ सीमाएं हैं, हम सीमाओं से बाहर जाकर तो कुछ नहीं कर सकते।
तो वाकई में चिंता का विषय और चिंता के विषय के साथ साथ भारत पूरी तरीके से इस बात पर गंभीरता पूर्वक विचार कर रहा है और जो भी उचित फैसला होगा वो लिया जाएगा। ठीक है, चलिए एक छोटी सी प्रतिक्रिया है, फिर मैं आती हूँ। कई सारे सवाल तो हैं। शिवानंद जी मुझे सुन पा रहे हैं? जी राखी जी। शिवानंद जी, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, आपका क्या मत है इस पूरे विषय पर? देखिए, गुड इवनिंग राखी जी, पूरा पैनलिस्ट को नमस्कार। देखिए, जिस तरह से जो आदरणीय देश के बाद नरेंद्र मोदी जी, जयशंकर जी, इनकी जो नीति है, नाम नरेंद्र काम सरेंडर, हर जगह अमेरिका के सामने भी एस्टिन फाइल, ट्रेड डील, अदानी को बचाने के लिए उधर भी सरेंडर हो गया। चाइना भी अभी पिछले डिबेट में हमने डिबेट किया था, उसमें G2 चाइना के साथ हमने, ये तो शुरुआत हो गया, ये तो ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। आने वाले दिन इंडिया के ऊपर बहुत बड़ा प्रेशर, कभी भी अटैक हो सकता है। चाइना और अमेरिका अभी खेल ही का शुरुआत हो गया, ये कुछ भी कर सकते हैं। देखिए, जयशंकर जी फेल्यूअर, इनकी जो पॉलिटिकल जो फॉरेन पॉलिसी फेल्यूअर है। जिस तरह से पश्चिम बंगाल में, या सॉरी, जिस तरह से उन्होंने जो JNP जो इन्होंने जो नाम नरेंद्र काम सरेंडर, जो पॉलिसी जिस तरह से उन्होंने पोर्ट दिया है, मैं घोर निंदा करना चाहता हूँ। दूसरी बात, इनका हमेशा नरेंद्र मोदी जी जब से आए यही काम कर रहे हैं। अभी अमेरिका के सामने भी सरेंडर, तुर्की भी हमारे साथ नहीं, श्रीलंका नहीं, नेपाल नहीं है, अभी चाइना भी यही तेजी हो गया। इसके पहले भी 4000 किलोमीटर चाइना ने कब्जा किया, उस बारे में नरेंद्र मोदी, जयशंकर जी, राजनाथ सिंह जी एक छू भी नहीं बोल रहे हैं। और अमित शाह जी ऑपरेशन सिंदूर के टाइम भी इतना बड़े मायने में माता भगिनी को सिंदूर उजड़ गए, सिंदूर के नाम पे ये लोगों ने राजनीति खेला। डेवलपमेंट नहीं, नीट पेपर हर साल भी लीक हो रहे, किसान सुसाइड कर रहे, युवा युवती रोजगार नहीं है, अग्नि योजना लेके आया, किसी को भला ही नहीं है कि अडानी अंबानी 2 रंगा बिल्ला ले रहे, 2 रंगा बिल्ला बेच रहे हैं। जो अमित शाह और नरेंद्र मोदी जी और अली बाबा चालीस चौपाटी, इनका कोई युवा युवती के बारे में कोई सोच नहीं है, देश के बारे में डेवलपमेंट नहीं, सब अपने बारे में सोचते हैं। इन्होंने तुर्की हमारे साथ नहीं है, क्यों नहीं है? बांग्लादेश में आज भी देखो किस तरह से नाम नरेंद्र काम सरेंडर, एक छू भी नहीं बोल रहे, एक ट्वीट भी नहीं किया। मैं इसका घोर निंदा करना चाहता हूँ। अब इसके पहले डिबेट में भी हमने बात रखा था कि मोदी सर ने अभी तो G2 चाइना का जो करार हुआ है, ये तो अभी शुरुआत हो गया। तो बीजेपी वाले कहीं भी मुंह दिखाने का लायक ही नहीं है। ये चंदा चोर, राम के नाम पे इन्होंने चंदा चोरी किया, जमीन चोरी किया, 3000 एकड़ अदानी को दिया। ये लोगों ने जितना सोना चांदी डायमंड, उधर भी राम के नाम पे ये लोगों ने राजनीति खेला, बड़े बड़े पैसा लिया। बीजेपी और RSS बड़े बड़े कार्यालय बनाया। जिन्होंने महात्मा गांधी जी का हत्या किया, वो आतंकवादी संगठन RSS को जेट सिक्योरिटी मोहन भागवत की दिया। देश के बारे में क्या डेवलपमेंट किया? क्या उन्होंने ऐसा देश के लिए कौन सा अच्छा काम किया? धर्म के नाम पे राजनीति खेल रहे हो। जिस तरह से कोई भी अदानी को JNPT हो या एक्सपोर्ट इंपोर्ट थोड़ा भी नहीं किया, जो बचा था वो भी गिरवी रख दिया। मेरे को लगता है कि नरेंद्र मोदी जी और अली बाबा चालीस चौर पार्टी जल्द से जल्द रिजाइन देना चाहिए। जयशंकर जी का पॉलिसी फेल्यूर है। जयशंकर जी थोड़ा भी डेवलपमेंट के बारे में, विकास के बारे में, यदि भारत में अपनी पारंपरिक और संतुलित विदेश नीति बना के रखी होती तो पश्चिम एशिया में उसकी भूमिका कहीं अधिक प्रभावशाली होती। इस तरह से जयशंकर जी, नरेंद्र मोदी जी फेल्यूर है, कोई डेवलपमेंट नहीं। जिस तरह से जो नीति बनाया, ये फेल्यूर, आने वाले दिन भुगतना पड़ेगा हिंदुस्तान को। और 100% एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो या ये लोगों ने कल आके अमेरिका का ट्रेन चलेगा इंडिया में, वंदे मातरम, ये चलेगा क्या? नाम बदल देगा। अब पार्लियामेंट हाउस में भी चाइना कब्जा करेगा। ये चाइना भी 4000 किलोमीटर लैंड कब्जा किया, एक छू भी नहीं बोला नरेंद्र मोदी जी, जयशंकर जी, राजनाथ सिंह जी। अभी ऑपरेशन सिंदूर के टाइम भी सैनिक ने पूछा था, राजनाथ सिंह ने आंसर भी नहीं दिया, मोदी साहब भी नहीं, तुमको जो करना है करो उचित। तो ये ठीक नहीं है, फ्रीडम नहीं देते। पाकिस्तान में रात को 1:16 में शोमिका सिंह और कुरैशी दोनों जाके अटैक किया, उनको पाकिस्तान की बेटी बोला। शर्म आना चाहिए। बीजेपी वाले ये सिर्फ दलाली कर रहे, सिर्फ देश बेचने का, हिंदुस्तान के बारे में कोई लेना देना नहीं। मैं इसका घोर निंदा करना चाहता हूँ।
आने वाले दिन भारत को भुगतना पड़ेगा। ठीक है, देखिए, शिवानंद जी। पेट्रोल डीजल महंगा हो गया, क्रूड ऑयल का प्राइस कम हुआ। आदरणीय देश के प्रधान नरेंद्र मोदी जी या इन्होंने पुरी सर दोनों मिलके पेट्रोल डीजल रसोई गैस प्राइस कम करना चाहिए। नीट पेपर में कितने बच्चे सुसाइड किया। धर्मेंद्र प्रधान जी बर्थडे विश कर रहे हैं, बर्थडे का बड़े बड़े बैनर लगा रहे, शर्म आना चाहिए। छोटे छोटे बच्चे, कितने गरीब बच्चे सुसाइड किया, आप ही देखिए। इनका कोई लेना देना ठीक नहीं है शिवानंद जी, नरेंद्र ठीक है, मोदी जी हिंदुस्तान गिरवी रखा है, राखी जी। ठीक है। अनिल जी, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है अमूमन, क्योंकि पहला जब एक चर्चा शुरू होती है सभी लोगों को मैं बहुत गंभीरता से सुनती हूँ। कुछ महत्वपूर्ण सवाल हैं जो अब जल्दी जल्दी से मैं पूछ रही हूँ, उसका जवाब आना बहुत ज़रूरी है। लोगों तक ये चर्चा जाती है तो बहुत ज़रूरी है कि ये कैसा होगा। क्योंकि पहले आपसे सवाल इसलिए ले रही हूँ अनिल जी मैं, क्योंकि यहाँ पर महत्वपूर्ण भूमिका हमारी सरकार की है। हमारी फॉरेन पॉलिसी जो है, हमें अपनी स्ट्रैटेजी बदलनी पड़े, हमें कुछ दूसरे नज़रिए से काम करना पड़े, हमें कुछ भी करना पड़े, मुझे एक बात समझनी है। चाहे आज मोंगला पोर्ट गया हो, वो डील वहाँ चली गई हो। दूसरी चीज़, G2 की बात अभी कुछ दिन पहले जब G7 हुआ तब G2 की बात डोनाल्ड ट्रंप कर रहे थे, जिसमें अमेरिका और चाइना की बात हो रही थी। इसके पहले बहुत सारी चीज़ें हुई। सर, हम अपना स्टैंड खुल के आकर क्यों नहीं रख रहे हैं? हम इतने कमज़ोर या इतने दबे हुए हैं किसी से कि हमारा जो वक्तव्य आना चाहिए सरकार की तरफ से वो क्यों नहीं आ पा रहा है? ये सवाल सिर्फ विपक्ष का नहीं है, एक्सपर्ट भी इस चीज़ को मानते हैं और कहते हैं कि चाहे आप बदलाव करिए या आप कुछ नया करिए, बट प्लीज बोलिए। आप बोलेंगे नहीं, करेंगे नहीं, तो सर हम ऐसे ही दबते चले जाएंगे। मुझे नहीं लगता बांग्लादेश इतना, आपने कहा बांग्लादेश स्वतंत्र है, वो डिसीजन ले सकता है, लेकिन सर व्यवहार भी तो कोई नाम की चीज होती है कि नहीं होती है? ऐसे तो फिर भारत को भी अपने सारे संबंध दूसरों से सिर्फ अपने प्रॉफिट के लिए देखना चाहिए और दूसरी चीजों के लिए नहीं देखना चाहिए, जैसे दूसरे लोग हमारे साथ कर रहे हैं। तो हमें इन चीजों को गंभीरता से समझना पड़ेगा। तो प्लीज इसके लिए, क्योंकि आप सरकार का पक्ष रख रहे हैं, मुझे लगता है बहुत महत्वपूर्ण ये सवाल है कि क्यों और किस वजह से हम रुके हैं, हम क्यों नहीं बोल पा रहे हैं। सिर्फ ये कह देना कि कई बार कुछ चीजें चुप रह के भी हल निकाल देती हैं, नहीं सर, नहीं निकलेगा। क्या मुझे बताइए, अभी भी हम चुप रहेंगे तो क्या मोंगला पोर्ट वापस आ जाएगा? क्या चीजें सॉर्ट आउट हो जाएगी? क्या चाइना आगे वाली चीजों पर नहीं बढ़ेगा? बड़ा जेन्युइन और बड़ा सवाल है। राखी जी, नरेंद्र मोदी जी का फाइल चाइना में है, अमेरिका में भी ऐसी फाइल है नरेंद्र मोदी। शिवानंद जी, ठीक है, देखिए महत्वपूर्ण सवाल है, उनका जवाब आने दीजिए, मैं आऊंगी वापस, एक सेकेंड। राखी जी, आपकी चिंता बिल्कुल जायज है, लेकिन बड़ा स्पष्ट है कि भारत अपने हितों के लिए हमेशा संघर्ष करा है, हमेशा संघर्ष करेगा। हम अपने हितों से कहीं भी समझौता नहीं कर रहे। और जब एक देश आगे बढ़ता है, भारत जिस तेजी से आगे बढ़ रहा है उससे चीन भी परेशान है, कहीं ना कहीं अमेरिका को भी कोई ना कोई टेंशन है। आप एक बात है, जो बड़ी हस्तियां हैं आज वो मतलब बाईजी मतलब कहाँ बात ले गए, लेकिन आज निश्चित तौर पर बांग्लादेश के अंदर जिस तरीके से वहां पर बीजेपी की सरकार बनी है, वो देश में नहीं विदेश में भी बड़ा चिंता का विषय है। लोग अपने षड्यंत्र कर रहे हैं, लेकिन हम उन षड्यंत्रों को भी तोड़ते हुए आगे बढ़ रहे हैं। आप सिर्फ एक बात ना देखिए, मैं ठीक है, मोंगल पोर्ट बहुत आवश्यक है, बहुत जरूरी है, बहुत महत्वपूर्ण है, इस बात को हम मानते हैं, लेकिन उससे सबसे बड़ी महत्वपूर्ण हमारे देश की सुरक्षा है। और मैं ये बात ही मानता हूँ, सुरक्षा के अंदर मोंगल पोर्ट बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। लेकिन अगर आज की परिस्थिति में जिस तरीके से भारत हर चीज के में आगे बढ़ रहा है, हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है, रक्षा की सामग्री का वो निर्यात कर रहा है, पहले हम आयात करते थे, और हर कोई भी क्षेत्र हो, चाहे रक्षा का क्षेत्र हो, चाहे व्यापार का क्षेत्र हो, आज जिस परिस्थिति से हमने अमेरिका के दबाव में आए बिना हमने रूस से पेट्रोल खरीदा, हम तटस्थ, हम बिल्कुल चल करके अपने देश के हितों को आगे रख करके आगे चल रहे हैं। हम किसी देश के पिछलग्गू को नहीं बन रहे, किसी देश की मनमर्जी नहीं हो रही। तो जब पिछलग्गू नहीं बन रहे, तो निश्चित तौर पर जब आदमी स्वतंत्रता पूर्वक आगे बढ़ता है, तो जो कंपटीशन होता है, बाकी जो देश हैं जो कंपटीशन पैदा कर रहे हैं, बाकी देशों को जो चिड़ मच रही है, तो निश्चित तौर पर उनकी गलत निगाहें भी हमारी तरफ होंगी। हमको उनकी गलत निगाहों से भी बचना है और हमको आगे भी बढ़ना है। अभी आप जो दोनों, चाहे रूस यूक्रेन युद्ध हो, चाहे अमेरिका ईरान युद्ध हो, हम सारे युद्धों में तटस्थ रहते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और ये बात आपने भी देखा होगा कि समय समय पर हर देश के राष्ट्राध्यक्षों ने भारत के प्रधानमंत्री की तारीफ भी करी है।
अब ये अनिल जी, नरेंद्र सिलेंडर वाली बात जो कह रहे अनिल हैं, जी देखिए, ये तारीफ जो अपनी जगह। मैं एक एग्जांपल से आपको बोलती हूँ मैं क्या पूछना चाह रही कुछ हूँ, भी मेरी बोल बात रहे को हैं, कुछ भी समझिएगा। बोल रहे हैं। अभी और जब तारीफ ईरान किया और मोदी जी अमेरिका का। का समझौता हुआ था, जब नरेंद्र मोदी जी युद्ध को लेकर वैल्यूअर तमाम है। चीजें हो रही थी, शिवानंद जी 1 मिनट, ये भी बात हो रही थी, तो इजराइल को देखिए आप, इजराइल ने बोल दिया हमें मतलब नहीं है ट्रंप क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, हमारी स्ट्रेटेजी क्लियर है। इजराइल बोल सकता है अमेरिका को, बहुत बड़ा हो गया है क्या इजराइल? देखिए इजराइल बोल सकता है। एक एग्जांपल और दे रही हूँ, डोनाल्ड ट्रंप ने मेलोनी को लेकर, जॉर्जिया मेलोनी को लेकर बहुत कुछ कहा था, उनका भी पलटवार आ गया, आप अपनी चिंता करिए। मुझे एक बात बताइए, दूसरे लोग जवाब दे चॉकलेट। देते हैं, हम क्यों नहीं कह पा रहे? चलिए हम चाइना से नहीं कह रहे, हम बांग्लादेश से तो बोल सकते हैं, बात कर सकते हैं। बात इस चीज की हो रही है, हम जब तक जवाब नहीं देंगे, हम जब तक हम अपना हम आप कह रहे हैं कि हमारी ताकत से, हमारी सक्सेस से इन दूसरी कंट्रीज को या दूसरी शक्तियों को चिंता है, तो सर वो तो हमें दबा ही रहे ना। हम उन्हें, यदि हम वाकई ताकतवर हैं तो फिर हम उसका परिचय भी दें। सवाल इस बात का है। राखी जी आपका कहना सही है, लेकिन मैं बड़ा स्पष्ट है कि जवाब देना, एक तो जवाब देना है और एक इनको करके दिखाना है। जिस टाइम अमेरिका के राष्ट्रपति ने माननीय प्रधानमंत्री जी को इनवाइट करा, माननीय प्रधानमंत्री ने बड़े संतुलित शब्दों में अमेरिका के आने के प्रस्ताव को ठुकरा दिया। क्या इससे पहले कभी भारत के किसी प्रधानमंत्री ने अमेरिका के प्रस्ताव को ठुकराया? हम अपनी चीज, अमेरिका ने कहा कि क्या उससे तेल झूठ मत बोल खरीदो, रहे हैं। और हमने उसके उससे बदले तेल में खरीदा। अमेरिका ने जो 50 से नहीं। हजारों बातें हमारे प्राइम मिनिस्टर के लिए कह दी, वो अनिल जी। राखी जी आज फिर अगर वो बात आते हैं, आज अमेरिका का पूरे विश्व में कितना उसका भी विश्वास घटा है? पूरे विश्व में अमेरिका पर कौन विश्वास कर रहा है? ट्रंप के बयान पर कौन विश्वास कर रहा है? ट्रंप सुबह क्या बोलते हैं, शाम को क्या बोलते हैं, अगले दिन क्या बोलते हैं? ठीक है उनके अनिल बोलने जी, पर ठीक है, नरेंद्र मोदी। कौन विश्वास कर मेरा रहा है? पूछने का आशय कुछ और है, उसको कुछ अलग तरीके से शायद समझा जा रहा है। खैर कोई बात नहीं, क्योंकि समय की सीमा है, मैं चाहती हूँ सभी लोगों की एक संक्षिप्त प्रतिक्रिया इसी सवाल के इर्द गिर्द जल्दी जल्दी से आए। अनुपम जी प्लीज। शिवानंद जी देखिए रुकिए। राखी जी हमको एक चीज समझनी चाहिए कि हमारे पड़ोस में रिश्ते खराब करने के पीछे वजह क्या है। देखिए चीन बहुत बड़ा कारण है। चीन अक्सर ये नहीं चाहेगा कि भारत उसकी बराबरी करे, तो इसलिए वो राह में रोड़े अटकाएगा और वो अटका भी रहा। लेकिन यहाँ पर भारत की अप्रोच क्या होनी चाहिए थी? भारत की अप्रोच होनी चाहिए थी कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स लगातार वो अपने पड़ोसियों के साथ बना के रखा। बांग्लादेश के साथ इस तरह कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स रखा जिससे कि बांग्लादेश की जो भी राजनीतिक उथल पुथल थी वो सब कुछ भारत के में सही रहे। किसी का आवाज आ रहा है? somebody is talking. शिवानंद जी अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। तो मेरा उसी तरह आप नेपाल का देखिए, नेपाल में राजनीतिक उथल पुथल हुई, उसके बाद भी हमको वहां पर भी हमें कोई अच्छा रिस्पांस नहीं मिल रहा। तो यहाँ पर विदेश नीति की फेलियर के बजाय मैं ये कहना चाहूंगा कि भारत की विदेश नीति में जो प्रोएक्टिव अप्रोच होनी चाहिए थी वो अब नहीं दिखाई देती है, जो कि पहले तमाम दशकों में होती थी। भारत में राजनीतिक स्थिरता अस्थिरता के कई सारे दौर हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद भारत की विदेश नीति हमेशा एक संतुलित आधार पर चलती रही है। जिस देश के प्रति हमारा जो रवैया था वही रवैया हमेशा बना रहा है। ये पिछले कुछ दिनों में बदला है और ये बदलाव भारत के लिए बहुत अच्छा साबित नहीं हुआ। जिस तरह से हमने मिडिल ईस्ट में देखिए, हम परंपरागत रूप से ईरान के बहुत हितैषी मित्रों में माने जाते थे, ईरान हमारा हितैषी हुआ करता था। अब हमने वो लाइन छोड़ी और कहीं ना कहीं हम झुके हुए दिखे इजराइल के पाले में। आर्थिक फायदा हमें इजराइल से हो रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन अगर हमें उस चीज को हमने राजनीतिक और रणनीतिक फायदे में भी हमने बढ़ाने की कोशिश करी, वहां पर हम पूरी तरह सफल नहीं हुए, क्योंकि अभी आज की तारीख में इजराइल को भी पूरी तरह से मिडिल ईस्ट के अंदर कॉर्नर कर दिया गया। इवन अमेरिका के साथ जो हमने गलबैया करी, जो अमेरिका के साथ हमने दोस्ती करी, व्यापारिक रिश्ते रखे, उसमें भी हमको व्यापारिक रूप से अब फायदा नहीं होने वाला है। डोनाल्ड ट्रंप खुलेआम कह रहे हैं कि भारत ने अब तक हमको लूटा था, अब हम भारत को लूटेंगे। तो ये क्या दर्शा रहा है कि चीजें बदली है वैश्विक स्तर पर, और इन बदलावों को हम प्रोएक्टिवली देखने में, समझने में कहीं ना कहीं चूके हैं। और इसी वजह से आज ये स्थिति आ गई है कि अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी में भारत भले ही बहुत बड़ी आर्थिक ताकत है, कोई नहीं नकार सकता, 150 करोड़ लोग जिस देश में रहते हैं वो अपने आप में एक बड़ी ताकत बन जाती है, चाहे श्रम के रूप में लेके या फिर इकोनॉमिकल रूप में लेके। तो ये चीजें भारत को मजबूत करती है, तो उसमें किसी सरकार की, किसी राजनीति की कोई इसमें अहमियत नहीं है। बस ये है कि आप चीजों को स्थिर रखें, एक डायरेक्शन पता हो कि हम किस तरफ जा रहे हैं।
हम क्या कर रहे हैं? बांग्लादेश का उदाहरण बहुत अच्छा है कि बांग्लादेश के अंदर जिस तरह राजनीतिक उथल पुथल मची थी, हमारे मीडिया चैनल पे क्या चल रहा था? हमने उस पूरे बांग्लादेशी राजनीतिक माहौल को अपने मीडिया चैनलों में हिंदू मुसलमान करके दिखाया। एक सेंटिमेंट पैदा करने की कोशिश करी कि बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं को मारा जा रहा है, जो कि मारा जा रहा था, जो कि सच था। लेकिन उस चीज को जो हमने लगातार दिखाया, तो बांग्लादेश में अंदर ये मैसेज गया कि देखिए, भारत के अंदर इस समय एक ऐसी सत्ता है जो कि मुसलमानों की विरोधी है। तो अब वहीं से सेंटिमेंट बनना शुरू हुआ। उसके बाद हमने शेख हसीना जी को अब तक रखा हुआ अपने यहाँ पर, कोई बड़ा उचित कारण हम आज तक बांग्लादेश को नहीं समझा पाए हमने क्यों रखा हुआ है, उसका भी एक अलग सेंटिमेंट बना। तो इस तरह से चीजों को हम हाथ से फिसलते हुए देख रहे हैं, और उसको रोकने के लिए हमारे पास कोई ना स्ट्रेटजी है, ना कोई अप्रोच है। तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और बाकी अनिल जी की बात से सहमत हूं कि भारत क्योंकि आगे बढ़ रहा है, इसको रोकने के लिए ताकतें आएंगी। तो ये कोई अनिल जी नया फिनोमेना नहीं है। 1947 के बाद से जब हम भूखे गरीब थे, उस समय से भारत आगे ही बढ़ रहा है, और आगे बढ़ते बढ़ते आज विश्व की चौथी पांचवी बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। तो ये चीज तो आगे हमें बढ़ना ही है, लेकिन उस आगे बढ़ने के साथ साथ अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, सामरिक स्तर पर जो हमारा एक रसूख होना चाहिए था, वो क्यों फिसल रहा है, इसके ऊपर हमें चर्चा करनी चाहिए। और इसके ऊपर हमारे जो देश के सियासतदान है, उनको सबको सोचना चाहिए, और एक मीटिंग बैठानी चाहिए, न सिर्फ सत्ताधीशों को बल्कि विपक्ष के लोगों को, बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट को, उन सबको बैठ करके एक थिंक टैंक के रूप में सोचना पड़ेगा कि आखिर हम किधर जा रहे हैं। हम आगे तो बढ़ रहे हैं, लेकिन वो आगे बढ़ने के लिए हम क्या सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, या कहीं हम बढ़ तो रहे हैं लेकिन कहीं हम अकेले तो नहीं आगे बढ़े जा रहे हैं, बाकी सब पीछे छूटा जा रहा है, और वो आगे जाकर के हम अकेले पड़ जाएंगे। थपलियाल जी, एक संक्षिप्त प्रतिक्रिया आपकी भी जल्दी से। देखिए, अभी 150 करोड़ लोगों की संख्या गिनाकर हमें मजबूत बताते हुए अनुपम साहब ने कहा, लेकिन आज 150 करोड़ लोग विवश खड़े हुए, कुछ नहीं कर सकते। आज गृह युद्ध की स्थिति इस देश में आ चुकी है। चुनाव में आप ये देखिए कि बड़ी स्टेब्लिश क्षेत्रीय दलों को छिन्न भिन्न कर दिया जा रहा है। पूरे लोन लेकर, वर्ल्ड बैंक से लोन लेकर चुनाव में झोंका जा रहा है, चुनाव में लोगों को बांटा जा रहा है, उसके बाद चुनाव जीते जा रहे हैं। जिस तरह से स्थिति हो गई है कि हर चुनाव के लिए एक रणनीति, कभी तुम ऑपरेशन सिंदूर करोगे, कभी सर्जिकल स्ट्राइक करोगे, कभी अभिनंदन का अभिनंदन, कभी सीआरपीएफ के जवान मर रहे, कभी पुलवामा, कभी पहलगाम होता जा रहा है। और अब नया सिस्टम, जो 3 राज्य हैं, हम उन राज्यों में शामिल हैं, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और पंजाब। ये चुनाव हमारे लिए बड़ी आफत बन के आ रखे हैं। हम एक नए गृह युद्ध में खालिस्तानी वर्सेस उत्तराखंडी करके क्या सरदारों से हमें भिड़ा दिया है। हे भगवान, किस तरह से हमें ऐसा आतंकित सरकार हमने कभी नहीं देखी थी। बेचैन है देश आज, हम अब कैसे छुड़वाएं अपना पिंड इनसे, ये हमारे लिए एक चुनौती बन चुकी है। दम घुटता जा रहा है इस देश में रहने में। ये स्थिति हुई, किसका देश कौन सोच रहा है? पूरा ये आरबीआई खाली हो रहा है, आरबीआई का सोना बिक गया है। मतलब जो स्थिति चंद्रशेखर के टाइम में नहीं हुई थी, वो यहाँ पे कोई चिंता ही नहीं है। तो ये जो स्थिति हो रही है, वो बहुत हमारे भावी पीढ़ी के लिए आज हम चुप होकर, विवश होकर देख रहे हैं। हम हार चुके हैं 4 आदमियों के आगे। चाहे कुछ हो रहा है, साइलेंट होके चल रहे हैं, कोई जवाब न तलब, नो रिस्पॉन्सिबिलिटी, नथिंग। कोई आप देखिएगा कि शहीदों को छुपाना कितना बड़ा अपराध है। शहीदों को जो देश के लिए मर रहे हैं जवान, तो हमें पीड़ा हो रही है। मेरा तो, हम तो पागल हो गए जब हमने देखा कि शहीदों को 13 महीने तक छुपा के रखा। ठीक है सर, उनके माँ बाप को क्या बीती होगी। ऐसे अपराधी तो सीधा सीधा अंदर होने चाहिए, लेकिन वो हमारे भगवान बने हुए जबरदस्ती। ठीक है, ये तो सुमन जी बहुत ही भयानक। चलिए, क्योंकि समय की सीमा है सर, प्लीज जल्दी जल्दी से। सुमन जी, एक संक्षिप्त प्रतिक्रिया आपकी भी जल्दी से। अनम्यूट करिए। हाँ। आ रही आवाज? हाँ, अभी आ रही है। हाँ जी, श्रवण जी ने एक बड़ा मुद्दा उठाया कि केवल सवाल बांग्लादेश का नहीं है, पड़ोस के ज्यादातर देश हमारे, श्रीलंका हो, म्यांमार हो, नेपाल हो, पाकिस्तान हो, तुर्की हो, इनसे सबसे रिलेशन खराब हो रहे हैं। देखो, ये एक इतना बड़ा मुद्दा है जो उठाया इन्होंने कि देश को, हमारे प्रधानमंत्री को, हमारी सरकार को इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए कि छोटे छोटे देश हमें आंखें दिखाने लगे हैं पड़ोस के। ऐसी क्या ताकत हमारी, कहाँ कब कमजोरी आ गई हमारी कि पड़ोस के छोटे छोटे देश। म्यांमार क्या है, कितना छोटा देश, आंखें दिखा रहा है। श्रीलंका कितना छोटा देश है, नेपाल कितना छोटा देश, अभी आंखें दिखाने लगे हमें। अब बांग्लादेश आंखें दिखा दी हमें।
तो ये सर्वोदन जी ने जो सवाल उठाया है ये बहुत वाजिब सवाल है, इस पर देश को और सरकार को विचार करना चाहिए। ठीक है, शिवानंद जी कुछ कहना चाह रहे थे, बहुत जल्दी से बोलिए। चलिए शायद कनेक्ट नहीं है और समय भी हो गया है। अनिल जी से सवाल मैंने पहले ही लिया था। देखिए कुल मिलाकर एक बात तो समझ में आ गई है कि जितनी भी चीजें हो रही हैं हमें बात करनी पड़ेगी, हमें अपनी रणनीति को आगे बढ़ाना पड़ेगा, बैठ के मंथन करना होगा कि इन सब चीजों से हम कैसे निकले, वरना वाकई में चीजें आने वाले समय में हमें कोई बहुत अच्छा संदेश भारत के परिप्रेक्ष्य में नहीं देती, क्योंकि चाइना पर ना हम भरोसा कर सकते थे, ना हम आज कर सकते हैं और ना हमें कभी करना चाहिए। रही बात हमारे पड़ोसी मुल्क की, तो क्यों ऐसी चीजें हो रही हैं, क्यों चीजें चली जा रही हैं, क्यों आज उन लोगों की भी नाराजगी है, ये भी एक मंथन का विषय है। फिलहाल आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो देखिए आने वाले समय में इस पर क्या मंथन होगा। बांग्लादेश और चाइना का जो समझौता हुआ, मोंगला पोर्ट की जो बात हो रही है, जो गया है सीधे चाइना के पास, तो समझना पड़ेगा कि आगे की रणनीति भारत की क्या है। हर बार जब भी एक अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर बात होती है तो एक पॉइंट निकल कर आता है कि भारत की रणनीति स्पष्ट हो, वो अपनी बात खुलकर रखे, यदि कोई गलत करने की कोशिश कर रहा है उन पर अपनी बात रखे, पर क्यों कोई चीज नहीं आती। आज भी चर्चा में यही निकल कर आया कि मंथन, बातचीत, भारत का स्टैंड बहुत क्लियर होना जरूरी है। देखिए क्या कुछ अपडेट इसमें आगे आता है। चर्चा में इतना ही, बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ, सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।